हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडबल केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस वाला सेशन जो होगा एवोगैड्रोस लॉ पर, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स को। और अगेन न्यूमेरिकल जो होता है भाई, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है यार। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल वाली केमिस्ट्री है। इसलिए हम लगातार हर टॉपिक पर आपको डीपीपी लाकर दे रहे हैं। हर एक गैस लॉस के एक एक लॉ के ऊपर आपने डीपीपी सॉल्व करी है, और ये हमारा गैस लॉस का जो एक और लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, उस पर भी डीपीपी हम सॉल्व करेंगे इस सेशन में। अब उम्मीद करता हूं कि डीपीपी आप लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर ली होगी। जितने लोगों को डीपीपी नहीं मिली है या अभी तक उन्होंने डाउनलोड नहीं किया, तो पहले वो डाउनलोड कर लें। डीपीपी मिलेगी कहां पर? एवोगैड्रोस लॉ का हमने थ्योरी पढ़ी थी, आपको थ्योरी वाला वीडियो वहां पर मिल गया होगा ऑलरेडी। वो थ्योरी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओ, या ज्यादा मगजमारी बिल्कुल मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक से आप ये डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो लेक्चर में आपने आज डाउनलोड कर ली होगी। अगर वहां से नहीं करी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी नीचे चले जाओ स्क्रॉल करके, और वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हो। और भैया जितने लोग अभी डीपीपी डाउनलोड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो फिर डीपीपी डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को बंद कर दें। मतलब मैं क्लियर बता रहा हूं, वीडियो बंद कर दें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं वो डीपीपी आप पहले सॉल्व करो, पहले आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, पहले आप उसका प्रयास करो, हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालिसिस करो, एक दिन 2 दिन का टाइम लो और उस डीपीपी को कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सवाल तुम सॉल्व कर लो। और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है या कोई सवाल रह जाता है तो फिर वो मैं यहां पर आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो यहां पर आप रेफरेंस ले सकते हो और वो डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डीपीपी पहले आप ही को सॉल्व करनी है। ठीक है, और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे इस वीडियो की किसी को जरूरत ना पड़े, क्योंकि खुद से ही तुम लोगों को पूरी डीपीपी आ जानी चाहिए। बट इन केस इक्का दुक्का डाउट रह गए तो यहां रेफर कर सकते हो। तो इसके आगे डीपीपी के आगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। भैया आपको पता है यहां तक कहानी नहीं रुकती। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो जेडबल के एग्जाम्स में पिछले 20, 25, 30 सालों में जो क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे तरीके से, पूरी शिद्दत से आपको हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी जेडबल की तैयारी के लिए। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर जाओगे। आप जब भी जेडबल के एग्जाम देने जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहां पर मिलेंगे, बीच में जो मोटिवेशनल नोटिफिकेशन सेशंस आते हैं वो मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन आपका होगा, टेस्ट सीरीज, बहुत नया फीचर आने वाला है, आपको वेबसाइट पर मिलेगा मैग्नेट बेंस की टेस्ट सीरीज, जहां ऑल इंडिया लेवल पर आप वर्चुअल अपनी रैंक देख सकते हो कि क्या आपकी रैंक आएगी अगर आप आज आईआईटी देते हो तो ये टेस्ट सीरीज का फीचर भी बहुत जल्दी आने वाला है। और ये सब मिलता है मैग्नेट बेंस के चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट बेंस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये आपका आईटी जेईई का कोर्स मॉड्यूल है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी डीपीपी को। डीपीपी की बात करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है पहला क्वेश्चन। इफ 5 ग्राम ऑफ O2 गैस हैव अ वॉल्यूम ऑफ 7.20 लीटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट वॉल्यूम डज 15 ग्राम ऑफ O2 हैव अंडर द सेम कंडीशंस। बहुत बढ़िया, एवोगैड्रोस लॉ का ये क्वेश्चन है। पहले हम समझते हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं एवोगैड्रोस लॉ, हमने पूरी डिटेल में पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिला था, बट फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी गैस अगर आपके पास है, मान लो आपके पास एक कंटेनर में 3-4 गैसेस है, 3-4 गैसेस है। सपोज करो आपके पास है हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये 5 गैसेस मान लो आपके पास है। ठीक है, इन सब गैसेस का आपने टेम्परेचर क्या रखा? बिल्कुल सेम रखा। मतलब दीज गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रखा। इन गैसेस का जो प्रेशर था वो आपने सेम रखा, मतलब प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं, प्रेशर आपने सेम रखा, तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो फिर इन सारी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इनके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो उस गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
वो जो वॉल्यूम होगा वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा उस गैस का वॉल्यूम होगा। मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोर विल बी इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम k बोल देंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज v इक्वल टू के एन। यानी कि v बाय n का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो v बाय n का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहली कंडीशन है v1, दूसरी कंडीशन है n1, उस पर n1 है, फिर बाद में मोल्स बदल गया n2 जिस पे वॉल्यूम बदल गया v2, तो v1 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू v2 अपॉन n2, क्योंकि ये सब एक के कांस्टेंट के बराबर होते हैं। मतलब वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो चेंज नहीं होगा, भले मोल्स के बढ़ने से आप वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम अपॉन मोल्स यानी कि वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो वो चेंज नहीं होगा, उनका रेशियो हमेशा सेम आएगा वॉल्यूम अपॉन मोल्स का, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो। प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो तो, सो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रोवाइडेड अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बिल्कुल सेम है तो फिर वॉल्यूम जो होगा वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो गैस है उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके मोल से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। संपट पड़ गई क्या बात? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और V इक्वल टू के एन, पूरी चीजें क्लियर हो गई। V1 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू k अ कांस्टेंट। ठीक है, ये एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, और ये बहुत बहुत सिंपल और कॉमन सेंस से भी हम बता सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी गैस के मोल्स ज्यादा होंगे तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अगर मान लो हमने कोई गैस के मोल्स कम डाले, मतलब उसका मास कम रखा है, तो उसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा वो भी वो कम करेगा एज कंपेयर टू दूसरी गैस। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी गैस का मास बहुत ज्यादा डाला है तो उसके मोल्स भी बहुत ज्यादा है, और मोल्स ज्यादा है मतलब उस गैस का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम सीधे सीधे मोल्स पर डिपेंडेंट रहता है, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा वॉल्यूम होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर ये पूरी चीज क्लियर हो गई, यहां पर सब कुछ संपट पड़ा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी पर बेस्ड है, और इसी लॉ के ऊपर ही पूरी डीपीपी सॉल्व होगी, और कोई ऐसा लॉ नहीं है जो बाहर से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो आपको ये लॉ लगाना पड़ेगा या फिर आइडल गैस इक्वेशन, यानी कि जो पुराने लॉज हमने पढ़े हैं, आइडल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो आपको लगानी पड़ सकती है बस। उसके अलावा जो डीपीपी के सवाल है वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस, इन्हीं पर बेस्ड फॉर्मूले, इन्हीं पर बेस्ड लॉ से हो जाएंगे। आपको कुछ भी एडिशनल और नहीं लगाना, या कुछ ऐसी चीज नहीं लगानी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ये लगता है कि यार ये चीज शायद हमने पढ़ी ना हो, इसलिए शायद हमसे बन नहीं रही है, या हो सकता है इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला लग रहा हो जो अभी सर ने नहीं पढ़ाया हो। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है तो मैं खुद बता देता हूं, लेकिन फिलहाल जो डीपीपी मैंने अभी आपको ये वाली दी हुई है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको कोई अलग से चीज पढ़नी पड़े जो अभी तक मैंने ना पढ़ाई हो। आपको जो चीज अभी तक पढ़ाई है उसी पर बेस्ड आपको डीपीपी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो डीपीपी आपको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको और उस पर मेहनत करनी है, इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, ताकि वो क्वेश्चन बन जाए जिस पर आपको ऐसे लगता है कि ये शायद ऐसी चीज है जो हमने अभी तक ना पढ़ी हो। ठीक है, इसका मतलब आपको उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब बन जाएगा पहला क्वेश्चन। ये लॉ समझ में आ गया ना, एवोगैड्रोस लॉ क्लियर हो गया। अब चलो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ लपकते। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ग्राम ऑटो गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 7.20 लीटर। इनिशियल कंडीशन दे दी, क्या दे दी भाई? इनिशियल कंडीशन दे दी। क्या दे दी इनिशियल कंडीशन? यार मास दे दिया तुमको O2 गैस का, तो मास दे दिया O2 गैस का, तो वी हैव दिस एज मास ऑफ O2 गैस। देखते हुए चलेंगे, मास ऑफ O2 गैस, इसको क्या मान लिया हम M1, विच इज नथिंग बट 5 ग्राम, और उसका वॉल्यूम जो दिया था, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम V1 बोल सकते हैं, और वो वॉल्यूम कितना था
7.20 लीटर, बढ़िया बात है। तो 7.20 लीटर आ गया। अब तुम सोच रहे होगे सर जो लॉ है एवोगैड्रो लॉ वो तो मोल्स पे चलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहां मास दे दिया है तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करना तो दुनिया की सबसे आसान चीज है भाई। अगर आपको मास दे दिया गया है तो उस मास को मोल्स पे कन्वर्ट करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, तो हम मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। बट अभी एक और कंडीशन देखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, व्हाट वॉल्यूम डज 15 ग्राम ऑफ O2 विल हैव अंडर द सेम कंडीशन। अब हमारे पास नया मास दे दिया M2, नया मास दे दिया M2, तो देखेंगे मास ऑफ O2 गैस विच इज M2 कितना दे दिया इस बार 15 ग्राम, 15.0। वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकालना है विच इज V2, क्योंकि इस मास पर V2 बनेगा, वो हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता। तो यही हमारा क्वेश्चन है। इनिशियल कंडीशन ये, फाइनल कंडीशन ये। अब भैया एज पर एवोगैड्रोस लॉ अभी तक अपने को क्या पता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अभी तक हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अभी तक हमें क्या पता है? V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से, जो अभी तक पढ़कर आए, बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कर दिया जाए, बिल्कुल अप्लाई कर दिया जाए, तो वी हैव V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। N1 और N2 हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास M1 और M2 है। तो पहले हम निकाल लेते हैं N1, वो कैसे निकलेगा? मास ऑफ वन M1 बाय मोलार मास ऑफ O2। व्हाट इज M1? 5, और ऑक्सीजन गैस है तो इट विल बी 5/32। कीप इट 5/32, इसको डेसिमल में मत करो क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। और न्यूमेरिकल में मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर फाइनल आंसर आपका नहीं है, उससे पहले कुछ होते ना दूसरे आंसर्स निकल जाते जो बाद में हम अप्लाई करते, कहीं पुट करनी पड़ती है वैल्यूज, तो उन वैल्यूज को आप डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, आप उनको फ्रैक्शन में ही रहने दो, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट योर फाइनल आंसर। क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन में रहेगा तो आगे चलकर उसकी वैल्यू, वो वैल्यू कहीं भी रखोगे तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो कट पिट सकते हैं। लाइक कुछ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट पिट जाएगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक बार इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और फिर मान लो वैल्यू रखी तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन डेसिमल, इसको अपन फ्रैक्शन में ही रखे रहने देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे पास N1 आ गया 5/32। इन द सेम वे मैं N2 लगा लूं, N2 निकाल लूं। N2 क्या होगा भाई? M2 अपॉन मोलार मास। मोलार मास तो ऑक्सीजन गैस है दोनों में, तो दोनों में सेम होगा। ऐसा थोड़ी ना कि जब इतना मास था तो कुछ और मोलार मास होगा, इतना मास है तो कुछ और मोलार मास होगा। मोलार मास तो O2 का फिक्स है ना 32, तो वो 32 ही रहेगा, ठीक है। तो N2 विल बी इक्वल टू M2 बाय M। M2 इस बार कितना है? 15, तो दिस विल बिकम 15/32। बहुत बढ़िया। तो ये अपना N1 और N2 निकल गया। अब क्या करें अपन? अब बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो एवोगैड्रोस लॉ लगा दो। फर्स्ट वॉल्यूम कितना है? V1 7.20 डिवाइडेड बाय N1 कितना है इस समय? 5/32, तो ये इंटू 32। फाइनल वॉल्यूम कितना है? लेट इट बी V2। फाइनल वॉल्यूम लेट इट बी V2, और V2 अपॉन N2, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? 15/32, तो ये हो गया 15 और बाय 32, मतलब ये चक्कर ऊपर आ गया 32। और ये देखो जो बात मैं तुमसे कह रहा था कि तुमने अगर इसको फ्रैक्शन में रखा है तो सीधा 32 से 32 कट गया, 5 1s और 5 3s 15। कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। यही तो चाहिए हमको कैलकुलेशन में। अब सोचो जरा, अगर तुम इसको डेसिमल में रख लेते तो क्या ऐसे काट पीट पाते? नहीं काट पीट पाते। इसलिए भाई साहब अपने को क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में ही रखे रखना चलना है। संपट पड़ी क्या मेरी बात? अपने को फ्रैक्शन में लेकर चलना है, सो दैट अपन कैंसिल आउट कर सके कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कट पिट रहा हो। तो अब तुम्हारे सामने देखो कितना प्यारा कैलकुलेशन आ गया। V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 7.20। अब 7.20 का 3 टाइम्स कर लो यार। ये 7.2 का मान लो 3 टाइम्स करना है तो 3 2 6, 3 2 6, ठीक है।
और 7 1 6 के बाद 7 3 21, तो वी हैव दिस एज 21.6 और किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो वॉल्यूम जो सेकंड आएगा वो आएगा 21.6 लीटर जब आपने मोल्स को 15 कर दिया, 5 से 15। तो कहना चाहिए कि जब मोल्स 5 से 15 हो गए, मतलब मास 5 से 15 हो गया, मतलब 3 गुना मोल्स हो गए, क्योंकि 5 में जितने मोल्स आएंगे 15 ग्राम में उसके 3 गुना आएंगे, क्योंकि मास 3 गुना है। मोल्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास 3 गुना हो गया तो मोल्स 3 गुना हो गया, मोल्स 3 गुना हो गया तो वॉल्यूम भी 3 गुना हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और वॉल्यूम देखो 3 गुना हो गया है, क्योंकि 7.20 का मल्टीप्लाई करा है आपने 3 से। पहले 7.20 था, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करा है, 21.6, 3 गुना आ गया। ये फाइनल आंसर है V2। दिस इज 21.6 लीटर एंड हेंस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। तो ये 21.6 लीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया। संपट पड़ गई बात, एकदम क्लियर है। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनशॉट हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अब चर्चा करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर at 0 degree Celsius and a pressure of 1 atm, what volume does 3 gram of helium occupies under the same condition? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया है। क्या डेटा बदल दिया है? पहले 4 ग्राम हीलियम थी जो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, बाद में वो 3 ग्राम हीलियम हो गई। अब आपको बताना है 3 ग्राम हीलियम हो गई तो कितना, मतलब उसके मास कम कर लिया। तो मास कम कर लिया तो पहले जो वॉल्यूम था 22.4 लीटर, अब उससे कम वॉल्यूम आएगा, बिकॉज मास कम हो गया ना। पहले 4 ग्राम में 22.4 था, तो अब 3 ग्राम कर दिया, मतलब मास कम कर दिया। मास कम मतलब मोल्स कम, मोल्स कम तो वॉल्यूम भी कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम तो मोल्स से। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं सीधा। मास ऑफ हीलियम गैस पहले निकाल लेते हैं भाई। मास ऑफ हीलियम गैस क्या मान ले? M1 इनिशियल वाला कितना था? 4 ग्राम, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस इनिशियल वाला, उस समय वॉल्यूम कितना था हीलियम गैस का? V1 कितना है? V1 22.4 लीटर, बहुत बढ़िया। बाद में चेंज हो गया सब कुछ, मास कम कर दिया उनने, कंडीशन सेम है टेम्परेचर और प्रेशर की। अब मास ऑफ हीलियम गैस बाद में चेंज कर दिया, और चेंज करके कितना कर दिया? 3 ग्राम। तो ये M2 हो गया, दिस इज M2 विच इज 3 ग्राम। और वॉल्यूम बाद में पूछ रहे हैं कि कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस उसके बाद वाला ही हमें निकालना है, यानी कि हमें V2 निकालना है कि V2 क्या होगा। तो लगा दे भाई, एवोगाड्रोस लॉ V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2, लेकिन उसके लिए तुम्हें N पहले पता करना है, क्योंकि तुम्हें तो मास दे रखा है। तो N पता कर लेते। हालांकि एक चीज और बता दूं मैं, अगर V1 अपॉन N1 रख सकते हो तो V1 अपॉन M1 भी रख सकते हो। M1 अगर एक ही गैस है तो V1 अपॉन M1 इक्वल टू V2 अपॉन M2 भी रख सकते हो। V2 अपॉन M2, M2 मतलब मास, आप रख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि गैस सेम है ना। तो मोलार मास दोनों तरफ सेम ही आएंगे, इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी, तो दोनों तरफ मोलार मास विल गेट कैंसिल। याद करो इस क्वेश्चन में जैसे अपन ने 32 से 32 निपटा दिया था, अपन ने यहां पर क्या किया था? 32 से 32 को निपटा दिया था। तो जब 32 निपट गया तो मोलार मास था इसलिए निपट गया, दोनों तरफ सेम था, तो मोलार मास सेम होगा। तो आप इसको V1 अपॉन M1 इक्वल टू V2 अपॉन M2 भी कर सकते हो। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप ये कर सकते हो फॉर सेम गैस, फॉर सेम गैस, क्योंकि गैस सेम है ना भाई आप, क्योंकि तो आपको पता है मोलार मास भी सेम होगा। तो आप क्या कर सकते हो पता है? V1 अपॉन मास M1 इक्वल टू V2 अपॉन मास M2। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, और इससे भी सही आंसर निकलेगा। तो सीधा ये यूज कर ले। पहला वॉल्यूम कितना है? 22.4, उस समय 4 ग्राम, इक्वल टू V2 नहीं पता, निकालना है, और मास कितना है? 3 ग्राम।
तो कितना आ गया V2 विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आएगा 11.2, 11.2 का आधा 55.6, 5.6 को 3 बार करेंगे मिल गया वॉल्यूम। 5.6 को अगर 3 बार करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। V2 विल बी इक्वल टू 5.6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 8 यहाँ 1 यहाँ, और 5 3 जा 15 और 1 16, 16.8। तो वी हैव दिस एज 16.8 लीटर। तो ये V2 आएगा विच इज 16.8 लीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें मिलेगा। दिस इज एब्सोल्यूट आवर करेक्ट आंसर। तो 16.8 लीटर हमें आंसर मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो V2 विल बी इक्वल टू 16.8 लीटर और ये हमारा आंसर होगा जो हमें फाइनली मिलेगा। क्लियर? 16.8 लीटर का आंसर। तो V2 हमारा वैल्यू आ गया और ये वैल्यू इससे भी आएगी, सेम आएगी वैल्यू। तुम चाहो तो कर देख लेना, तो मोल्स निकाल लेना। मैं तुमको इससे भी करके बता देता हूं सो दैट मन में कंफ्यूजन ना हो कि M1 रख लिया तो ऐसा तो नहीं कि N1 से कुछ और वैल्यू आती, वो भी करके देख लेते। बट V2 विल कमिंग आउट टू बी 16.2 लीटर और ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें यहां पर मिलेगा। 16.8 लीटर, सॉरी 16.8 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 16.8 लीटर जो है वो हमें मिल चुका है आंसर। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज और देखनी है कि क्या N1 और N2 से हमारा आंसर सही आएगा, उसको अपन और देख लेते हैं। तो अपन N1 और N2 कर लेते हैं, लेकिन पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो भाई अब N1 और N2 से करके भी देख लेते हैं ताकि मन में कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला कौन सा लगाना है अपने को? V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2। चलो N1 निकाल लो। गिवन मास कितना है 4 और हीलियम का मोलार मास भी 4, तो N1 आ गया 1। N2 निकाल लो। गिवन मास 3 था और मोलार मास 4 था, तो ये आ गया 0.75। और मैं तो कहता हूं तुमको इसको N2 ही रहने देना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में ही रख लो, कोई बात नहीं, 3/4। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला। 22.4 था, N1 मोल्स कितने थे 1 इक्वल टू V2 हमको निकालना है अपॉन 3/4। तो V2 कितना आ गया देखो, 22.4 इंटू 3/4। अगेन V2 विल कम आउट टू बी 16.8 लीटर। वही आंसर आ रहा है जो हमारा M2 से आ रहा था, सेम आंसर आ रहा है। ये देखो M1 मास के रखने से जो आंसर आ रहा था वही आंसर तुम्हें यहां मिल रहा है, V2 इक्वल टू 16.8 लीटर। सेम आंसर है, N1 और N2 निकालकर हमने ये किया है सॉल्व, सेम कैलकुलेशन है। क्योंकि क्या होता है, हीलियम का जो मोलार मास है वो दोनों तरफ एक ही है ना भाई। तो तुम मास का रेशियो रखो या मोल्स का रेशियो रखो, मोलार मास क्योंकि दोनों तरफ आएगा तो वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मास का रेशियो और मोल्स का रेशियो सेम ही आएगा भाई दोनों तरफ। इसलिए ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 2 में या एवोगैड्रोस लॉ में अगर सेम गैसेस है तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 की जगह V1 अपॉन M1 और V2 अपॉन M2 इक्वल कर सकते हो। M जहां पर मासेस होते हैं, M1 इनिशियल मास, M2 फाइनल मास। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमने क्वेश्चन यहां किया है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ 3.25 moles of argon gas occupies a volume of 100 liter at particular temperature and pressure, what volume does 14.15 mole of argon occupies under the same condition? सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सीधा एवोगैड्रोस लॉ लपेट दो, सीधा एवोगैड्रोस लॉ लपेट दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे। 3.25 मोल ऑफ आर्गन गैस, तो मोल्स ऑफ आर्गन गैस इनिशियल कंडीशन पे, मोल्स ऑफ आर्गन गैस N1 है, कितने हैं मोल्स 3.25, बहुत बढ़िया 3.25। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस इस समय कितना है इनिशियली, तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस कितना है, दिस विल बी V1 विच इज इक्वल टू 100 लीटर।
नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ आर्गन गैस फाइनल में कितना है? मोल्स ऑफ आर्गन गैस फाइनल में कितना दिया हुआ है? N2 14.15 लिखा हुआ है 14.15। हमें वॉल्यूम निकालना है V2, तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस विल बी इक्वल टू V2, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अपन को निकालना है, तो ठीक है, तो लगा दे लॉ, बोले लॉ V1 अपॉन, अब इसमें मोल्स दिया है तो इसमें भटकना नहीं, इसमें सीधा मोल्स लगाना। अब ये मत करना कि मोल से सर पहले मास निकाल लेते, उल्टा मत जाना। वो तो अपने को क्या था, पहले तो क्वेश्चन में मास दिया था तो अपन ने कहा यार मास को मोल्स में कन्वर्ट करते फिर एवोगैड्रो लगाते हैं। तो जब गैस सेम ही है तो काय को मास को मोल्स में कन्वर्ट करना, सीधा मास का ही रेशियो रख देते ना वॉल्यूम के साथ। तो जो V1 अपॉन N1 था उसको V1 अपॉन M1 कर दिया, वॉल्यूम अपॉन मास कर दिया। लेकिन अब यहां मोल्स है तो सीधा जो लॉ है मोल्स के ऊपर का आप सीधा वो लगा दो, ठीक है। मतलब जैसा जो होगा भाई, माथा देखकर तिलक लगाने का पता होना चाहिए कि कितना बड़ा माथा है और कैसा तिलक उस पर सूट करेगा, वो चीज होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में अगर मोल्स दिए तो मोल्स लगा दो, मास दिया तो मास लगा दो, घबराने की कोई बात ही नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसा टीका लगा दो। तो V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2, लपकेंगे यहां पर। V1 पहली कंडीशन में 100 लीटर अपॉन उस समय मोल्स 3.25, V2 नहीं पता, V2 को V2 मानो अपॉन N2 सेकेंड वो, तो इट विल बी 14.15, इट विल बी 14.15। क्लियर हो गया? सो दिस इंप्लाइज V2 विल बी इक्वल टू, V2 लपक लो यहां से 100 इंटू 14.15 अपॉन 3.25। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14.15 अपॉन 3.25, तो V2 विल बी इक्वल टू 1415 अपॉन 3.25। चलो बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वी हैव 1415 डिवाइडेड बाय 3.25, सो द आंसर विल कम आउट टू बी 435.3। तो 435.3 एंड दिस विल बी इन लीटर, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम था वो लीटर में था, तो 435.3 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा V2 का, ये हमारा वॉल्यूम होगा, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप मोल्स देखो कितना ज्यादा कर रहे हो, मोल्स 3.25 से 14.15, लगभग 4.5 गुना हो गया, ये 4.5 से भी ज्यादा ही है। मतलब लगभग ये 1575 होता तो ये पूरा 1625 होता तो ये 5 गुना हो जाता, बट एनीवे ये लगभग 4.5 गुना है, और 4.5 गुना है तो वॉल्यूम भी देखो, एक 100 लीटर से 435.3 लीटर आ रहा है, लगभग 4.25 गुना वॉल्यूम भी आ रहा है। इतना ही मोल्स था, इतना टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोर्शन में चलते हैं, जितने मल्टीप्लाई टाइम्स मोल्स हुए उतने मल्टीप्लाई टाइम्स वॉल्यूम भी होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहां पर? तो ये चीज अपना रिलेशन आ गया, और ये अपना 435.3 लीटर फाइनल आंसर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्लियर हो गए? स्क्रीनशॉट ले लें भाई, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 क्वेश्चन की डीपीपी है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, स्क्रीनशॉट लपकेंगे जल्दी से। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, विच इज योर 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन पे अब चर्चा करेंगे कि भाई 4th क्वेश्चन क्या कहता है। If 23.2 gram of a given gas occupies a volume of 93.2 liter at a particular temperature and pressure, what mass of the gas occupies a volume of 10.4 liter under the same condition? देखो गैस सेम है, सबसे पहली बात गैस सेम है, तो एक चीज से निजात मिल गई कि मास में भी हम एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, मास के टर्म्स में भी हम एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नो नीड कि हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करें, बिकॉज गैस सेम है तो मोलर मास सेम होगा, और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो ये तो 100% उन्होंने बात कर दी कि आप दिल खोलकर एवोगैड्रोस लॉ लगा सकते हो। मतलब एवोगैड्रोस लॉ लगाने से यहां कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार खेल क्या देखेंगे, खेल ये है कि मास ऑफ गैस इनिशियल आपको दे रखा है M1, गैस नहीं बताई कोई बात नहीं, 23.2 ग्राम। वॉल्यूम कितना है इस समय
तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, लेट दिस बी V1 विच इज इक्वल टू 93.2 लीटर, ये वॉल्यूम है अपने पास। बहुत बढ़िया। सेकेंड टाइम पर मास देख लेते हैं कि मास ऑफ गैस कितना होगा। तो वी हैव दिस एज मास ऑफ गैस विच इज इक्वल टू M2। कितना मास दे दिया, नहीं, यही तो निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको निकालना है हमको। और इस समय उल्टा कर दिया उन्होंने, वॉल्यूम पहले ही दे दिया, अदरवाइज नहीं तो हर बार वॉल्यूम पूछते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम गैस का आ गया V2, जो कितना आ गया 10.4 लीटर। बहुत बढ़िया, 10.4 लीटर। अब एवोगैड्रोस लॉ है क्या, देखो लॉ क्या है, वो तो बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, यहां पर देखेंगे सब लोग, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, लॉ तो देखो मोल्स के टर्म्स में ही है, मतलब V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2। लॉ में आप छेड़ नहीं कर सकते, मतलब लॉ तो मोल्स के टर्म्स में ही है। तो जब लॉ पूछा जाएगा तो आपको मोल्स के संदर्भ में ही बोलना है कि भैया जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके मोल्स पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये बात हमें पता है कि क्योंकि बाद में गैस सेम रहेगी, जब मोल्स बदलेंगे तो गैस सेम रहेगी, तो मतलब हम मोल्स के साथ जो बात कहना चाहते हैं वो मास के साथ भी कह सकते हैं, ये हमें पता है। बट लॉ तो मोल्स के लिए बना था, तो जब भी लॉ की बात आएगी तो आपको मोल्स ही बोलना पड़ेगा। बट यस, यू कैन राइट दिस एज कि V1 अपॉन M1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू V2 अपॉन M2। ये आप मास पर अप्लाई करके लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो आप मास पर भी अप्लाई करके लिख सकते हो। तो दिस विल बिकम V1 अपॉन M1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन M2। ये आपका बन जाएगा। लगा दो, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप सब कुछ देख सकते हो। वॉल्यूम 1 कितना है 93.2 लीटर अपॉन मास कितना है 23.2 ग्राम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम जो V2 है वो 10.4 लीटर, तो इट विल बी 10.4 लीटर अपॉन मास M2 हमें नहीं पता, तो हमें निकालना है, तो हम M2 निकाल लेंगे यहां से। तो अब अपन M2 लपक लेते हैं यहां से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन वाली मैथ्स जो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है और मेरी उतनी कमजोर है, तो M2 निकाल लेते हैं यहां से। M2 विल बी इक्वल टू, बोलो 23.2 इंटू 10.4 डिवाइडेड बाय 93.2। ठीक है ना। अब सिंपल यार, अपन तो कैल्सी उठा लेते, तुमको नहीं उठाना, तुमको मैनुअली करना है ना। ये मेरे को अलाउड है कैल्सी, क्योंकि क्या है, मेरे को बचपन से मैंने परमिशन ले ली थी टीचर से कि मेरा गणित कमजोर है, तो मैं जो कैलकुलेशंस हुआ करेंगे वो कैल्सी से किया करूंगा। तो 23.2 इंटू 10.4 कितना आ गया 241.28 डिवाइडेड बाय 93.2। बहुत बढ़िया, 2.58। तो M2 आ गया कितना 2.58। 2.58 हमारा M2 आ गया। और भैया M2 किस में आएगा, ग्राम में आएगा यार, ये ग्राम में आएगा, तो ये ग्राम में आ गया। तो देखो 23 ग्राम था तो 93.2 लीटर था, लेकिन 10.4 कर दिया, लगभग 1/9 टाइम्स कर दिया, तो 2.58 ग्राम, 1/9 टाइम्स मास भी हो गया। होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे वॉल्यूम का रेशो कम होगा उसी प्रपोर्शन में मास का रेशो भी कम होगा, उसी प्रपोर्शन में मास का रेशो भी कम होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें मिलेगा, विच इज M2, तो which comes out to be 2.58 ग्राम। संपट पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया अपन ने, एकदम लपक लिया सबने क्वेश्चन नंबर 4। विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट अपन फोटो खींच लेंगे, इसकी एक सुंदर सी फोटो खींचेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया 5th क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट वुड हैपन टू V if n is increased, n if V is increased, V if n is decreased, n if V is decreased। तो बहुत सिंपल सा खेल है, उतना हर कंडीशन पे एक एक चीज पूछी है, लेकिन वो कुछ भी अपने को तो पता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। क्या एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से अपने को क्या पता है, अभी तक की कहानी में क्या पता है अपने को, अभी तक ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो भैया N बढ़ाओगे V बढ़ेगा, या V बढ़ चुका होगा तो N बढ़ गया होगा पहले। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है,
सॉरी, वॉल्यूम डिपेंडेंट है एन पर, एन इंडिपेंडेंट है। एन को तो तुम्हारे ऊपर है ना, कितने मोल्स तुम्हें गैस के भरने किसी डब्बे में। तुम्हें ज्यादा मोल्स भरने तुम भर दो, कम भरने कम भर दो, तुम्हारी मर्जी यार। तुम्हारी मर्जी के आगे कोई चल पाया आज तक? बताओ मेरे को, कोई भी चल पाया, कोई भी टिक पाया? तुमने तो काम वही किया ना अल्टीमेटली, तो तुम्हारी मर्जी है। तो भैया ये मर्जी तुम्हारी मोल्स वाली है कि तुम कितने मोल्स उसमें रखना चाहते हो। जितने मोल्स तुम रखोगे वो तुम अपनी मर्जी से रखोगे, तो मोल्स हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन जितने भी मोल्स तुम अपनी मर्जी से रखोगे उस पर निर्भर होकर तुम्हारा वॉल्यूम आएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन मोल्स। वॉल्यूम इज नॉट इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन मोल्स। तो वॉल्यूम जो आएगा वो आपके मोल्स के ऊपर डिपेंड होकर आएगा कि भैया फलाने मोल्स हो गए तो वॉल्यूम बोलेगा अब मैं ये वैल्यू रखूंगा, और वो मोल्स अगर बढ़ गए तो वॉल्यूम बोलेगा मैं भी बढ़ जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो उसी पर बेस हमें इन सवालों का जवाब देना है। तो वॉल्यूम को क्या होगा अगर मोल्स इंक्रीज हो गए? भाई इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम विल गोइंग टू इंक्रीज इफ मोल्स विल गोइंग टू इंक्रीज। इन द सेम वे एन इफ वी इज इंक्रीज, अगर वी इंक्रीज हो चुका है तो फिर एन का क्या होगा? एन भी इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो वी इंक्रीज हुआ है। वी हवा में थोड़ी ना बढ़ जाएगा, मतलब वी ऐसा थोड़ी ना कि अपनी मर्जी से चलने लगे, बोले मोल्स का मैं नहीं जानता मैं तो बढ़े आता हूं। ऐसा नहीं होता भाई, मोल्स के हिसाब से ही वी बढ़ेगा। तो वी पहले मोल्स को देखेगा, अरे बढ़ गया तो अपन बढ़े आते हैं। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने ज्यादा गैस के मोल्स डालोगे आप कंटेनर में उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि फिर उनको उतनी ज्यादा जगह चाहिए। सिंपल सी बात है ना। जैसे मोल समझ लो इंसान है, एक रूम में तुम्हें भरना है, एक रूम में एक दो इंसान भर दिए तो तुमने अपनी अपनी जगह खेल ली। लेकिन मान लो 20 इंसान और भर दिए, मोल्स बढ़ा दिए, तो अब वो रूम में ज्यादा जगह घेरेंगे ना। 20 लोग, 20-22 लोग हो जाएंगे रूम में, तो ज्यादा जगह घेरेंगे, तो वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सेंस है अपना। तो ये समझ में आया? तो अगर एन बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, अगर वी बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा। अगर n घटेगा तो v भी घटेगा। तो v डिक्रीजेस इफ n इज डिक्रीज्ड, तो v डिक्रीजेस इफ n इज डिक्रीज्ड एंड n डिक्रीजेस इफ v आल्सो डिक्रीजेस। मतलब v अगर डिक्रीज हो चुका है, आपको लग रहा है वॉल्यूम सर कम हो गया है, तो 100% किसी ने कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया है कमरे में से, मतलब कुछ गैस के मोल्स बाहर आ गए इसलिए वॉल्यूम कम हुआ है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में छेड़खानी नहीं की है तो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। बट एवोगैड्रोस में तुम क्लियर कहते हो कि सर टेम्परेचर और प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे, फिर वॉल्यूम क्यों कम हुआ? तो फिर एक ही रिस्पॉन्सिबल है वॉल्यूम को कम करने का, वो है मोल्स। किसी ने मोल्स निकाल लिए होंगे, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो एन भी क्या हो चुके होंगे? पहले ही डिक्रीज हो चुके होंगे। पहले ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले मोल्स डिक्रीज होते हैं, उसके बाद चीजें बदलती हैं, तो ये डिक्रीज हो चुके होंगे। सो दिस विल गोइंग टू डिक्रीजेस। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये कौन डिक्रीज कौन इंक्रीज? तो सिंपल है, अगर एन बढ़ेगा वी भी बढ़ेगा, इंक्रीजेस। वी बढ़ चुका है मतलब एन पहले ही बढ़ चुका होगा, इंक्रीजेस। एन कम हुआ तो वी कम होगा, डिक्रीजेस। वी अभी कम हो रहा है तो मतलब एन कम हो चुका होगा, यानी कि डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर है जो हमने यहां पर देख लिया। क्रिस्टल क्लियर? एकदम क्लियर है? लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। विल मूव टू दी 6th क्वेश्चन। इसके बाद ये था 5 क्वेश्चन, यानी कि अपनी आधी डीपीपी अपन ने निपटा दी है, और सबसे लल्लू डीपीपी है ये अब तक की, मैं मानता हूं, क्योंकि एक ही लॉ है ना, और एक लॉ में एक ही फॉर्मूला है। उसमें भी एक फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले अपन ने कर लिए थे यहां से मैनिपुलेट करके। जो मोल्स के लिए बोल रहे हैं वो मास के लिए भी बोलने लगे थे, लेकिन बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं लॉ में, तो सिंपल लल्लू क्वेश्चन आएंगे ऐसे। एनीवे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर 6th क्वेश्चन। तो अब 6th क्वेश्चन की हम लोग तलाश करते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। 6th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल that originally occupied 500 ml with 2.50 moles and then occupied 750 ml। आपको ये बोल रहे हैं क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स को एक सैंपल में जिसका ओरिजिनली ऑक्यूपाइड 500 ml 2.5 मोल रखता था 2.5 एंड देन ऑक्यूपाई 750 ml। एक बात क्लियर है, 500 से 750 हो गया, मोल्स जो है बढ़ जाएंगे। और मैं बता देता हूं 500 से 750 मतलब 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, तो मोल्स भी इस वैल्यू के 1.5 गुना हो जाएंगे। कंप्लीट फाइनल बात है, 1.5 गुना हो जाएंगे इसके।
ठीक है ना, मतलब 3.75 आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पूरी टेक्निक से अपन अब सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। देखेंगे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, गैस नहीं बताई ना कौन सी गैस है, इन अ सैंपल बोल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, सैंपल गैस ही होगी तो ना, क्योंकि गैस लॉस है तो गैस पर ही एप्लीकेबल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 कितने हैं, 2.5। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम, इस समय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ गैस V1 कितना है, V1 500 ml, तो 500 ml। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइनल में N2 निकालना है कि, हाँ निकालना है, ये तो निकालना है N2। वॉल्यूम तो दे दिया था लेकिन उन्होंने फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम हमें दे दिया था। सो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज V2 विच इज इक्वल टू 500 ml, विच इज इक्वल टू 750 ml, 750 ml। ठीक है भाई, लगा देते एवोगैड्रोस लॉ, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। अच्छा, इसको N1 V1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2 कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये रेशियोस पलटा के भी लिख सकते हो, मतलब दोनों पलटाने पड़ेंगे, फिर याद रखना दोनों पलटा दोगे तो मोल्स ऊपर आ जाएंगे, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, दोनों का चलेगा, वो फॉर्मूला भी चलेगा, ठीक है। क्यों बात एक ही रहती है, तो बेसिक रेशियो के प्रॉपर्टीज है। तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। V1 कितना है, 500 है, उस समय मोल्स कितने हैं, 2.5 है। V2 कितना है, 750 है, उस समय मोल्स कितना है पता नहीं है, उसी को तो निकालना है, तो N2 निकालना है। बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, N2 विल बी इक्वल टू, देखेंगे इधर 2.5 इंटू 750 अपॉन 500। कर लें इसको सॉल्व, ठीक है। तो 750 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 500, 3.75। मैंने पहले क्या दिया था तुमको, नहीं देख रहे हो, मतलब मेरी मैथ्स तुम लोगों के साथ रह रहकर कितनी शानदार होती जा रही है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, देखा सॉल्व करने से पहले ही आंसर, क्योंकि देखो मैंने देखा था 500 ml से 750 ml हो गया था वॉल्यूम, पहले 500 ml था, 500 ml से 750 हो गया था, तो मैं समझ गया भाई 1.5 गुना हो रहा है वॉल्यूम, और मोल्स भी उतने ही गुना होगा जितने गुना वॉल्यूम हुआ है। तो इफ वॉल्यूम बिकम्स 1.5 टाइम्स, देन ऑटोमेटिकली मोल्स विल आल्सो बिकम 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट वैल्यू, 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोल्स वैल्यू। इनिशियल कितने थे, 2.5, तो 2.5 का 1.5 करा, मतलब उसमें 1.5 गुना कर दिया, तो उसका आधा मैंने ऐड कर दिया। 2.5 का आधा होता है 1.25, तो 2.5 में 1.25 ऐड कर दिया, 3.75 मेरा आंसर आना चाहिए था, जो मैंने पहले ही बता दिया था, कैलकुलेट करा 3.75 आया। अंतर समझ में आया, देख रहे हो, मतलब अंतर इसमें नहीं, अरे मेरी मैथ्स में यार अंतर समझ में आया कि नहीं आया, मतलब देख रहे हो, इस बार कैल्सी भी नहीं उठाया था मैंने, कैल्सी वो सॉल्व करने के लिए उठाया था, मैंने तो क्वेश्चन लिखा तक नहीं था, और पहले ही तुमको क्वेश्चन के पहले बोल दिया था, पीछे प्लेबैक करके देख लो तुम, 3.75 मोल्स बोल दिया था। तुम्हारा असर है बेटा, ये तुम्हारे साथ रह रहकर मेरी मैथ्स स्ट्रांग हो रही है। हाँ, क्लियर हो गया। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया हमारा डन। विल मूव टू दी 7th क्वेश्चन। इसके बाद पहले इसका एक सुंदर सा फोटो खींचेंगे, अपनी लाइब्रेरी में उसे सेव करेंगे। फोटो खींचे भाई। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, दिस वाज द 6th क्वेश्चन। अब चलते भैया 7th क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को यहां समझते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है भाई, a sample of N2 has 1.7 moles and occupies 3.80 liter at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स आर इन अ सैंपल दैट ऑक्यूपाइज 1.45 लीटर, दैट ऑक्यूपाइज 1.45 लीटर। तो आपको मोल्स बताना है 1.45। पहले कितने थे, 1.70 पर 3.8 लीटर था, अब लीटर कम कर दिया, 3.8 से देखो 1.45 कर दिया, मोल्स 100% कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर सैंपल था ना, तो गैस का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, हमें मोल्स बता दिए, हमें तो वही चाहिए थे। मास भी दे देते तो हम मास से भी निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको।
तो मोल्स ऑफ गैस, सैंपल जो कि वो गैस ही होगी, तो इनिशियल मोल्स N1 कितने हैं 1.70। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है V1, V1 कितना है 3.80, तो 3.80। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। सेम कंडीशन पर हमें मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स हमें पहले निकालने हैं सेम कंडीशन पे। तो मोल्स ऑफ गैस फाइनल वाले M2 हमें नहीं पता क्या है, कैलकुलेट करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, तो सेकेंड कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ गैस हमें मिलेगा, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी V2, दैट विल बी 1.45 लीटर। लगा दें एवोगैड्रोस लॉ। सो वी हैव दिस एज एवोगैड्रोस लॉ, तो जिसमें आ गया V1 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन N2। सो दिस इंप्लाइज V1 अपॉन N1, देखेंगे यहां पर V1 इज 3.8, N1 इज 1.7 इक्वल टू V2 इज 1.45, N2 सेकेंड मोल्स हमें निकालना है, फाइनल मोल्स निकाल लेते हैं। तो N2 फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे 1.45 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 3.8, तो N2 विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, अब तो कैलसी की जरूरत पड़ेगी भाई, डेसिमल वाला है, ठीक है। 1.45 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 3.8, तो मोल्स कम होकर हो गए 0.64, तो N2 की वैल्यू आ गई 0.64। ये मोल्स हो जाएंगे फाइनली N2 के जो हमें मिलेंगे। सो दिस विल बिकम द N2 मोल्स, और ये N2 मतलब क्यों आ गया कम, क्योंकि 3.8 से वॉल्यूम जो हो गया वो कम हो गया, 1.45 हो गया, तो 1.7 से मोल भी कम हो जाएंगे, और 1.7 से मोल हो जाएंगे 0.64। तो 1.7 से जो मोल्स हो जाएंगे इट विल बिकम 0.64 मोल्स, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, एक ही फॉर्मूले पर होंगे, और एक ही फॉर्मूले पर होंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी एवोगैड्रोस लॉ का क्वेश्चन हम कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं आता, मतलब डायरेक्ट एवोगैड्रोस के बेस्ड ऊपर लॉ का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन एवोगैड्रोस लॉ की एक एप्लीकेशन में आ सकता है। लाइक आपको एक क्वेश्चन दे दिया अच्छा खासा, जिसमें आपको 2-3 लॉ अप्लाई करने हैं, जिसमें से एक एवोगैड्रो लॉ भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो एवोगैड्रो लॉ का क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, बट कंप्लीट क्वेश्चन एवोगैड्रो का नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो ये हमने हालांकि 7th क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। विल मूव टू द 8th क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की यहां पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 1.07 मोल्स एंड ऑक्यूपाइज 3.80 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहले जैसा डेटा दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज बदल दी है। व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई इफ विथ 2.60 मोल्स, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जब मोल्स 2.60 होंगे। पहले लीटर दिया था, मोल्स पूछे थे, पहले कंडीशन में उन्होंने लीटर कम कर दिया था, मोल्स पूछे थे। अब इस कंडीशन में उन्होंने ऊपर वाली कंडीशन से मोल्स बढ़ा दिए, मोल्स बढ़ा दिए, अब लीटर पूछा है, तो लीटर भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन में भले एक चीज कोई सी भी अननोन हो, होगा क्वेश्चन एवोगैड्रोस लॉ को लगाकर ही। सो वी हैव मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, अच्छा N2 गैस दी थी, स्किप कर गए अपन ने सैंपल ही देखा था, सैंपल ऑफ N2 गैस था, ठीक है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने हैं, N1 इनिशियल विच इज 1.70 मोल्स, 1.70। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इनिशियली कितना, ये सब इनिशियल ही है, जितने भी 1-1 वाले वो इनिशियल होते हैं। तो V1 कितना है 3.80 लीटर, ठीक है। फिर मोल्स कितने हो गए सेकेंड टाइम, मोल्स ऑफ N2 गैस कितने हो गए, N2 कितने हो गए, N2 के कितने मोल्स हो गए 2.60, तो 2.60। वॉल्यूम निकालना है, अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, सब वही लग रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस V2 इस बार हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई कर दो भाई, एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई कर दो। तो V1 अपॉन N1
इक्वल टू V2 अपॉन N2 लगा देते सिंपली, तो मैथ्स के जैसे क्वेश्चन होने लगे अब तो, मतलब मुझे मैथ्स के क्वेश्चन लगने लगे, एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3.80 डिवाइडेड बाय 1.70 इक्वल टू 2.60 अपॉन नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो दिस विल बी, अच्छा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज 3.80 लीटर था, तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो दिस टाइम V2 हमें कैलकुलेट करना है और N2 हमें दे दिया 2.60। ठीक है, सो वी हैव V2 इक्वल टू 3.80 इंटू 2.60 divided by 1.70. So this implies V2 will be equal to, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.80 into 2.60, 3.80 into 2.60, 9.88 divided by 1.70, so 5.81, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.81, और वॉल्यूम किस में आएगा भाई, लीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी लीटर में ऑलरेडी दौड़ रही हैं, तो ये भी आपका लीटर में आएगा। सो द वॉल्यूम विल बिकम 5.80 लीटर, ये 5.81 लीटर, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा जो हमें यहां पर मिलेगा। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो 5.81 लीटर होगा, और यही आंसर हमें मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो 5.81 लीटर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में है। V2 का ये वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर फाइनल वॉल्यूम हमारा आ गया V2, और इसमें हमने फाइनल मोल्स निकालने थे N2, तो N2 आ गया था। और देखो यहां पर जो फाइनल वॉल्यूम आया 8th क्वेश्चन में, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि मोल्स भी ज्यादा हो गए, 1.7 से 2.6 हो गया, तो 1.7 से 2.6 हो गया, तो फिर सिंपल सी बात है कि जब मोल्स बढ़ गए तो फिर वॉल्यूम भी उतना प्रपोर्शन में बढ़ेगा, और उतने प्रपोर्शन मतलब 3.8 से 5.8 हो गया, 3.8 से 5.8 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम का भी वही प्रपोर्शन बढ़ा होगा जितना मोल्स का प्रपोर्शन बढ़ा है। ऐसा नहीं कि किसी मोल्स डबल हुए तो वॉल्यूम बोला कि मैं 1.5 गुना ही हो जाता हूं, बढ़ना तो है तो 1.5 गुना बढ़ जाओ, नहीं, डबल ही होगा। अगर मोल्स 4 गुना हुए तो वॉल्यूम भी 4 गुना होगा, जितना मोल्स बढ़ेगा, जितने टाइम्स बढ़ेगा उतने टाइम्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा। 8th क्वेश्चन का अपन फोटो खींचेंगे, उसको अपनी गैलरी में सेव करेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। तो ये हो गया भैया 8th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन के पास कि भैया 9th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। सपोज 5 लीटर ऑफ अ गैस इज नोन टू कंटेन 0.965 मोल. If the amount of gas is increased to 1.8 moles, what new volume will result at an unchanged temperature and pressure? जहां उन्होंने अनचेंज टेम्परेचर और प्रेशर बोल दिया, सीधा उठकर एवोगाड्रोस लॉ लगाना है। हाँ, अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदल देते तो फिर जो वॉल्यूम बदला है उसके लिए अकेला मोल्स का बदलना जिम्मेदार नहीं होगा। टेम्परेचर और प्रेशर भी चूंकि वॉल्यूम को बदल सकते हैं। चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसेक्स लॉ में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम को बदलने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉयल्स लॉ और बल्कि चार्ल्स लॉ में पढ़ा है, तो वहां पर वॉल्यूम इन दोनों से भी बदल सकता है। लेकिन अगर उन्हें वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया तो फिर से सीधा एवोगाड्रोस लॉ। अगर वॉल्यूम मतलब अगर उन्हें वॉल्यूम बोल दिया कि मोल्स के दम पर बदल रहा है तो सीधा एवोगाड्रोस लॉ। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो एवोगाड्रोस लॉ। अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदल देते मोल्स के साथ साथ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ती PV इक्वल टू nRT में, या इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा लेते P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाकर निकालते फिर, ठीक है, तो वो तब निकलता। फिलहाल हमें अनचेंज टेम्परेचर और प्रेशर दिया है तो सीधा एवोगाड्रोस लॉ लगाएंगे। तो गैस इज नोन टू कंटेन, गैस नहीं बताइए कौन सी है, बट 5 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया हमें, वो भी इनिशियल वाला, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। तो वी हैव दिस एज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे दिया है 5 लीटर, तो 5 लीटर का इनिशियल वॉल्यूम है। मोल्स कितने हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ गैस, ये N1 है, कितना है 0.965। ये V1 है, कितना है V1 5 लीटर, ठीक है, और 0.965।
फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस बताएंगे। फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज, वी हैव टू फाइंड इट आउट। न्यू वॉल्यूम पूछा है ना, रिजल्टेंट वॉल्यूम। और फाइनल मोल्स कितने दे दिए, फाइनल मोल्स जो कि N2 है, जो कि N2 है, तो N2 कितने दे दिए फाइनल मोल्स, इट इज 1.80, तो 1.80 ये हमको दे दिए। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल मोल्स N2 जो दे दिए वो दे दिए 1.80। तो यहां पर क्या हो गया अपने पास, सिंपल सा लॉ लगाएंगे यहां पर। तो वी हैव दिस एज V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो V1 अपॉन N1 कितना हो गया, वॉल्यूम कितना है 5 और मोल्स कितने हैं 0.965। V2 कितना है, वॉल्यूम सेकंड का नहीं पता, अननोन है, तो V2 को V2 रखो, N2 विल बिकम 1.80, तो 1.80 ये फाइनल मोल्स है। अब देखो मोल्स 0.9 से 1.80 हो गए, लगभग डबल हो गए मोल्स। और अगर भाई साहब मोल्स डबल हो गए तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम भी डबल हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए। तो चेकआउट कर लेते हैं कि वॉल्यूम डबल है कि नहीं है। तो V2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाय 0.965। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें V2 मिल जाएगा लगभग 10 के आसपास आना चाहिए, 10 के आसपास आएगा। देखते हैं 5 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाय 0.965 एंड द आंसर इज 9.32। देख लो मैं कहा था 9.32, यानी कि 10 के आसपास आ रहा है 9.32, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मोल्स थे वो भी डबल हुए थे, डबल से थोड़े से कम थे ये मानकर चलो, लेकिन ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो। तो वॉल्यूम भी देख लो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 5 का 9.32 लीटर बन रहा है, तो लगभग डबल ही हो रहा है ये भी। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो कि नया वॉल्यूम होगा, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया V2 विच इज 9.32 लीटर, जो 9th क्वेश्चन हमारे सामने। क्लियर हो गया, सारी चीजों पर एक ही फॉर्मूला लग रहा है भाई, तब से एक ही फॉर्मूले पर अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ में है ही एक फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन निहायत ही लल्लू क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई में भी मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस टुवर्ड्स एवोगैड्रोस लॉ। इसलिए हम इन सारे लॉस को देख रहे हैं जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि एवोगैड्रोस लॉ बहुत अच्छे से हम कंक्रीट कर सके, बहुत अच्छे से हम अपना पक्का कर सके। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेके। तो क्लियर हुआ है 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई 10th क्वेश्चन हमारे सामने, ये रहा 10th क्वेश्चन। देखते हैं 10th क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये है, 2 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 4.50 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी मतलब फिक्स हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाउ मच ऑफ द सेम गैस विल ऑक्यूपाई 3 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन तो सेम होती है, फिक्स्ड होती है, तो एसटीपी एसटीपी दोनों कंडीशन है, सीधा एवोगैड्रोस लॉ लगा सकते हैं। तो पहले इनिशियल मोल्स ऑफ गैस, इनिशियल मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ गैस 2 मोल, तो वी हैव दिस एज 2 मोल। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू कितना है 4.50 लीटर। तो 4.50 लीटर इज द इनिशियल वॉल्यूम। नाउ फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स की हमें निकालने हैं, उस गैस के फाइनल मोल्स कितने होंगे, मतलब ये तो हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा V1। फाइनल मोल ऑफ गैस जो कि हम N2 मानते हैं वो निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखा है क्वेश्चन में, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी V2, और V2 कितना है 3 लीटर, तो ये 3 लीटर, तो ये 3 लीटर। ठीक है, तो ये 3 लीटर हो गया। नाउ ठीक है, नाउ अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ, तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2।
तो यहां पर क्या करते हैं, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 अप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले हो गया V1 इज 4.5 अपॉन 2, V2 फिर फाइनल कितना हो गया 3 अपॉन N2 नहीं पता तो N2 को अननोन मान लेते, तो ये N2 हो गया जो अननोन हो गया। सो वी हैव दिस एज N2 इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 4.5, 3 इंटू 2 अपॉन 4.5। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 1.5 से काटेंगे तो 2 2s are 4, 4/3, तो N2 विल बी इक्वल टू 4/3 और 4/3 मीन्स कितना हो गया, 4/3 विल कम आउट टू बी 1.33 मोल्स। तो मोल्स जो हो गए वो 1.33 हो गए। अब मोल्स जो हो गए वो 1.33 हो गए मतलब कम हो गए, क्योंकि पहले 2 थे तो 2 से 1.33 हो गए। क्यों कम हुए पता है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया और 4.5 से 3 हो गया, वॉल्यूम 4.5 से 3 हो गया तो मोल्स 2 से 1.33 हो गए। ठीक है, तो 0.2 मोल्स से 1.33 इसलिए हो गया क्योंकि 4.5 से ये भी 3 हो गया। तो यहां पर आप देखोगे जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो सेम है दोनों की, मतलब जितना आपका प्रोपोर्शनली मोल्स कम हो रहे हैं उतना ही प्रोपोर्शनली आपका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो वॉल्यूम जो कम हो रहा है प्रोपोर्शनैलिटी में उतने ही हमारे मोल्स भी कम हो रहे हैं। ये हमारा आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। तो वी हैव दिस एज फाइनल आंसर 10th क्वेश्चन का, N2 विल बी इक्वल टू 1.33 मोल्स। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर हो गया? सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विच इज 1.33 मोल्स। फाइनली स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, क्योंकि ये था लास्ट क्वेश्चन हमारी डीपीपी का, और उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत 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 इजी क्वेश्चंस थे, तो आपने ऑलरेडी पहले ही सारे सॉल्व कर लिए होंगे। यस, आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि कैसे आपने आंसर निकाला और कैसे मैंने निकाला, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर रेफर कर सकते हैं। पहले एक फोटो लें इसका। ओके, तो यहां पर पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। तो यहां पर ये था वीडियो हमारे डीपीपी का जो कि एवोगैड्रोस के लॉ के ऊपर थी। अब जो नेक्स्ट डीपीपी होगी दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो अगली जो डीपीपी हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, और इसके साथ ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो टॉपिक है वो भी हम बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको हमारे चैनल मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल यानी जीत के चैनल पर मिलने वाला है। बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट करते हो या YouTube पर आपको कोई सीक्वेंस में लेक्चर्स नहीं मिलते, जैसे क्या होता है कि जब हम YouTube पर कोई लेक्चर देखते हैं तो हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं और उस टॉपिक के बटेरों वीडियोस हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता रहता कि अब इस टॉपिक के बाद हमें अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, जहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक की एप्लीकेशन लगी हो, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है। या मान लेते हैं अगर इस टॉपिक में कोई थ्योरी हमने पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चन कहां मिलेंगे, क्वेश्चन कहीं मिल जाए जिसको हम देख लें या हम खुद से प्रैक्टिस कर लें। वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं YouTube पर आपको नहीं मिलता, फ्लो आपको नहीं मिलता, क्योंकि YouTube पर कंटेंट इतना सारा है कि पूरा कंटेंट जो है वो डिस्टॉर्टेड है। तो उस सीक्वेंस के लिए, और सीक्वेंस में क्यों पढ़ना है, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ने से इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक फ्लो बनता है, एक मोमेंटम बनता है। तो वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, और वो सीक्वेंस आपको मिलता है मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट magnetbens.com पर, क्योंकि सबसे बेहतर और आसान तरीका है वेबसाइट पर आकर पढ़ना। क्योंकि यहां पर क्या होगा, होम पेज पर आपको सारे कैटेगरीज पहले दिख जाएंगी। आप अगर सीबीएसई 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप K-12 वाले सेक्शन में जाओ, अगर आप आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप उस सेगमेंट में जाओ। आईआईटी जेईई में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, 40 डेज का एक क्रैश कोर्स है जो ऑलरेडी यहां पर है आपके पास। फिर आईआईटी जेईई फिजिक्स, आईआईटी जेईई केमिस्ट्री और आईआईटी जेईई मैथ्स के रेगुलर कोर्सेज भी हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम में 6 महीने से कम का टाइम बचा है तो आप क्रैश कोर्स देखो, 6 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आप ये रेगुलर कोर्सेज देखो। केमिस्ट्री के जैसी वॉच नाउ पर आप जाओगे आपको पूरे चैप्टर की लिस्टिंग यहां पर मिलेगी। जैसे देखो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये पहला चैप्टर है, इसके साइड में आपको प्लस का बटन दिख रहा है। जैसे आप प्लस का बटन पर क्लिक करोगे आपको इसके नीचे के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये, और हर टॉपिक लेक्चर के आगे उसका ड्यूरेशन तक लिखा हुआ है, सो दैट आप पूरी प्लानिंग कर सको कि मेरे को ये लेक्चर्स इतने टाइम के लिए पढ़ने हैं तो मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको फॉलो कर सकता हूं। वो टाइम टेबल आप यहां से बना सकते हो। और अगर कोई डीपीपी है, जैसे ये डीपीपी हमने सॉल्व कराई, तो वो डीपीपी के लिए भटकना नहीं है यूट्यूब पर, आपको वो डीपीपी वहीं मिल जाएगी उस टॉपिक के नीचे, और उस डीपीपी के सोल्यूशन भी नीचे ही मिल जाएंगे तुरंत। सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा, और जैसे आप किसी टॉपिक पर क्लिक करोगे तो आपको हाई क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा विदाउट एनी बफरिंग।
विदाउट एनी बफरिंग, बफर फ्री वीडियो का। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बहुत ज्यादा इंटरनेट ये कंज्यूम नहीं करेगा आपका डेटा इंटरनेट का, लेकिन आपका बहुत अच्छा वीडियो आपको यहां हाई क्वालिटी का मिलेगा, जैसे यूट्यूब पर देखने को मिलता है वैसे ही मिलेगा यहां पर। और भैया एक चीज बता दें, कई लोग सोच रहे होंगे सर सब वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेने को बोलेंगे, कोई पैकेज लेने को बोलेंगे, या कोई कोड देंगे जिससे हमें डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कूपन कोड वगैरह। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, मैग्नेट बेस पर ये सब कुछ भी नहीं है। कोई फीस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना, कोई कोड नहीं लगाना, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ये लेक्चर आप YouTube पर फ्री देखते हो, वैसे ही यहां लेक्चर आपको वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट पर आपको एक्स्ट्रा एज है कि सारी चीजें असेंबल्ड हैं, एक जगह पर सीक्वेंस में है, तो आपको सीक्वेंस के लिए नहीं भटकना, और वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहां आकर आप पढ़ोगे तो वन स्टॉप सोल्यूशन है वेबसाइट का। बाकी आपको पता है यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट के चैनल पर ना सिर्फ IIT JEE की बल्कि नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से चल रही है, जिसमें नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री और नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हो, जितने भी स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनीमेट्स, जितने भी साथी हो तुम्हारे जो भटक रहे हैं या तुमसे पूछते हैं कोई ऐसा चैनल बताओ जहां रेगुलर वीडियोस मिले, जहां पर हम लगातार पढ़ें, क्योंकि कई ऐसे चैनल होते हैं जो शुरुआत में वीडियो डालते बाद में आगे चलकर डालना बंद कर देते हैं। या कोई ऐसा चैनल मिले जहां पर हम शीट्स भी सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा जब तक आप क्वेश्चन की शीट ना लगाओ। तो जब वो तुमसे पूछे कि कुछ ऐसा चैनल बताओ जहां शीट सॉल्विंग हो, जहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाते हो, जहां MCQs होते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेशंस बहुत हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हमें बहुत सारे मिले, टेस्ट सीरीज हमें मिले, मतलब कायदे में एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, कोई ऐसा चैनल बताओ। तो उन लोगों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है। उन सबकी ये सारी डिमांड जो IIT JEE को प्रिपेयर करने के लिए या नीट को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी डिमांड उनकी यहां पर कंप्लीट होती है। तो उन लोगों के साथ चैनल को शेयर करें। खुद ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले भैया खुद सब्सक्राइब करें और फिर दूसरों तक इस चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।